संधि डायोड के जो अनुप्रयोग है का प्रयोग कहां पर होता है? पीएल संधि डायोड दृष्टि कार्य के रूप में। किसके रूप में? एसी में। इस एसी को अगर आपको किसी में कन्वर्ट करना हो, डीसी में कन्वर्ट करना हो तो दृष्टि कार्य कहते हैं। तो वो काम कौन करता है? डायोड। कौन करता है? डायोड। एक वो दृष्टि कार्य, एक होता है प्रवर्धक ट्रांजिस्टर। वो किसके रूप में काम करता है? प्रवर्धक एम्पलीफायर के रूप में। जो आप बोलते हो ना स्पीच माइक से, वो आवाज आप देखते हो बहुत कम आवाज में बोलते बहुत बड़ी हो जाती है, तो वहां पर किसका प्रयोग होता है? ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर। हमारे पास होता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। डायोड का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? रेक्टिफायर दृष्टि कार्य के रूप में करते हैं। दृष्टि कार्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास है अर्ध तरंग दृष्टि कार्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। अर्ध तरंग दृष्टि कार्य, और दूसरा हमारे पास है पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य। जो आप जानते हैं हमारे पास फुल एसी सिग्नल है ना, ये अभी हम एसी सिग्नल को से दिखाते हैं। ये इसका हुआ पॉजिटिव हाफ, ये इसका हुआ नेगेटिव हाफ। ठीक है, इस पूरी तरंग में हमारे पास है। इस पूरी तरंग के जो आधे भाग को ही इसमें कन्वर्ट करता हूं दृष्टि धारा के रूप में, जो उसे कन्वर्ट करता हूं उसका नाम है अर्ध तरंग दृष्टि कार्य। नाम उसका साफ नाम से क्लियर है ना, अर्ध तरंग दृष्टि कार्य। मतलब जो आधे तरंग को किस में कन्वर्ट करता हो? दृष्टि कार्य के रूप में कन्वर्ट कर देता है, उसका नाम क्या हुआ? अर्ध तरंग दृष्टि कार्य। और दूसरा कौन सा है? पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य। इसका मतलब कि जो पूर्ण एसी साइकिल को पॉजिटिव हाफ के लिए भी और नेगेटिव हाफ के लिए भी पूरा हमें दृष्टि कार्य के रूप में दे, उसका नाम पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अर्ध तरंग दृष्टि कार्य। ठीक हो गया? अगली बात समझ में? ये हमने बनाया है ये क्या है? इसका नाम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, पहली दो कुंडलियां होती हैं। और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, हमने इसकी जो प्राथमिक कहते हैं प्राथमिक कुंडली, और इसे कहते हैं द्वितीयक कुंडली। इस प्राथमिक कुंडली के पर हमने अपना जो सिग्नल है, जो हमारे वोल्टेज है, वो ये चक्र जो एसी लगाते हैं। एसी का साइन ऐसा होता है। ठीक है, इस पर पीएन संधि डायोड जोड़ दिया गया। ये त्रिभुज वाला जो आकार दिखा रहा है पी को दिखाता है, और जो बार है ये किसको दिखाता है? एन। जो कर पीएन बना रहे थे ना, पी को किससे दिखाते हैं? जो ट्रायंगल से आपको दिख रहा है, और जो बार दिख रहा है इसका नाम क्या है? एन। इनको क्या कर दिया हमने? एक यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध जहां पर आप आउटपुट लेना चाहोगे, इसका नाम हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप इसका आउटपुट प्राप्त करना चाहते हो, इस चीज पर आउटपुट वोल्टेज आपको किसके रूप में मिल रही है, वो आपने इस पर लगा दिया। सिंपल सर्किट है। अगर मैं पी एन संधि डायोड को एक अर्ध तरंग दृष्टि कार्य के रूप में लाना चाहता हूं, तो हम एक ही डायोड के प्रयोग से इसे करेंगे। ठीक हो गया? करना चाह रहे हैं डायोड की सतह से डीसी, और इसका नाम क्या है? अर्ध तरंग दृष्टि कार्य। इसके उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक ग्राफिकल व्यू ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास है एसी सिग्नल। एसी तो है क्योंकि समय के सापेक्ष अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, करा नहीं कर रहा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव। ये हमारे पास है एसी सिग्नल, ये जो हमने लगा रखा है। ठीक, और नीचे हम ये आउटपुट ग्राफ में दिखाना चाह रहे हैं आपको। मैं जरा टोटल हाईलाइट कर देना
ये पॉजिटिव हाफ के लिए है। क्या हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं इसमें, लेवल को समझने का प्रयास करते हैं। देखो इनिशियली इनपुट और आउटपुट, ये हमारा कौन सा है, इनपुट सिग्नल है, और ये हमारे पास कौन सा सिग्नल है, आउटपुट। क्या हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं, कब हम आउटपुट प्राप्त कर पा रहे हैं। इसका आप एक चित्र को समझिए। इसका सिस्टम क्या है, हमारे ट्रांसफार्मर पर एक इनपुट सिग्नल लगा होता है, एक डायोड की मदद से हम एक लोड प्रतिरोध होता है जिस पर हम आउटपुट रिजल्ट प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हम इसकी बात करें, पहले इनपुट है ना हमारे पास, जैसे हमने इनपुट लगाया इस पर, अचानक करंट बढ़ रही है ना, वेरिएबल करंट क्या हो, लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। धारा के मान में एकदम परिवर्तन हो रहा है। तो धारा के मान में परिवर्तन होने से फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो जितना परिवर्तन इसको उतना यहाँ पर भी होगा, दोनों म्यूचुअल है, परस्पर आपस में दूसरे के क्लोज हैं। जितना फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और उस फ्लक्स में परिवर्तन से उतनी धारा इसमें उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। ये आप म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत जानते हैं, अन्योन्य विकर्ण का, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जैसे जैसे हमारे पास बायसिंग बढ़ रही, करंट का मान बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वोल्टेज बढ़ी पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ये बढ़ रहा, तो ये भी पॉजिटिव होगा इसका। सपोज दैट इज हमारे पास क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, है ना। P पॉजिटिव हो गया तो दूसरे वाला हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। तो P पॉजिटिव, N क्या हो गया, नेगेटिव। यानी कि जो हमारा अग्र अभिनत की जो स्थिति है, अग्र अभिनत में हम P N संधि डायोड को P को किससे कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव से, और N को किससे कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव से। यानी कि उस स्थिति में हमारा जो जंक्शन डायोड है, P N डायोड अग्र अभिनत की स्थिति में आ गया। जैसे अग्र अभिनत की स्थिति में आता है, वैसे आप जानते हैं कि धारा बहने लग गई यहाँ से। कल हमने देखा था P N फॉरवर्ड बेस में, तो धारा का प्रवाह इस प्रकार से करंट इसमें आगे बढ़ती है पूरे साइकिल में, है ना। करंट बही पूरे परिपथ में, तो करंट बही, तो यहाँ पर प्रतिरोध भी है ना। इस प्रतिरोध के सिरों पर हम V बराबर क्या होता है, आयाम होता है, V बराबर आयाम। तो हमें यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, कब, जब हम फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, पहले धनात्मक अर्ध चक्र की बात कर रहे हैं, उस केस में हमारा जो जंक्शन डायोड है वो किस में आ गया, अग्र अभिनत की स्थिति में आ गया। जैसे ही अग्र अभिनत की स्थिति में आया तो पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होनी शुरू हो गई, और जैसी धारा प्रवाहित हुई तो हमने इस लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर क्या निकाल दिया, आउटपुट रिजल्ट प्राप्त हो गया। V बराबर आया से आउटपुट मिला। और आउटपुट कैसे मिलेगा, जैसे जैसे इसकी बायसिंग ठीक उसी प्रोपोर्शन में बायसिंग बढ़ते रहेगी तो धारा का मान भी बढ़ते रहेगा, और बायसिंग घटेगी तो धारा भी क्या होगी, उसी रेशियो में घटेगी। तो हम जो सिग्नल यहाँ पर आउटपुट में, तो इस प्रकार से हमें आउटपुट सिग्नल उसी प्रोपोर्शन में हम आउटपुट सिग्नल भी क्या हो रहा है, प्राप्त होगा। क्लियर है, जैसी ये है वैसी ये आउटपुट वोल्टेज भी हमें प्राप्त होगी, कोई फिक्स वोल्टेज प्राप्त है, ठीक है। ऐसे क्लियर हो गया पहले धनात्मक अर्ध चक्र के लिए, ठीक है। अब किसकी बारी है, ऋणात्मक अर्ध चक्र की। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में तो ये इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, अब ये बन जाएगा नेगेटिव, दूसरा वाला सिरा बन जाएगा हमारा पॉजिटिव। ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए, किसके लिए, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए ये बन जाएगा, जो P वाला पार्ट है ये नेगेटिव, और नीचे वाला बन जाएगा पॉजिटिव। तो अब क्या होगा इस कंडीशंस में, अब हमारे पास जो डायोड है इस वाली स्थिति में P किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से। अब आ गया ना नेगेटिव हाफ साइकिल, किसके लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए P किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से, और N किससे हो गया, पॉजिटिव। ये कौन सी स्थिति हमारी है, उत्क्रम अभिनत। कल मैंने जब डायोड आपको बताया था कि अग्र अभिनत कब होता है और उत्क्रम अभिनत कब होता है। उत्क्रम अभिनत में P को किससे कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव से, N को किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से। यानी कि डायोड कैसे काम करेगा उस केस में, उत्क्रम अभिनत की स्थिति में। और आप सब जानते हैं डायोड उत्क्रम अभिनत में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, बहुत छोटी करंट प्रवाहित होती है, उसे हम नेग्लेक्ट करते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स, बहुत कम। इट मींस यू गेट नो आउटपुट, आपको कोई भी आउटपुट वोल्टेज उस स्थिति में प्राप्त नहीं होगी। तो हम इस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या करना चाहेंगे, इस नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें कोई भी करंट प्राप्त नहीं होगी,
ठीक हो गया। तो क्या करा, पूरे एसी चक्र, पूरा एसी चक्र यहाँ तक है ना, हम यहाँ से क्या नोट कर रहे हैं कि केवल धनात्मक अर्ध चक्र के लिए ही हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, तभी तो इसका नाम क्या है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। जो पूरे एसी चक्र को केवल आधे भाग को ही क्या कर रहा है, डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। डीसी कैसे है, कोई देखा है डीसी घूम रही है, डीसी है लेकिन वेरिएबल डीसी है, परिवर्ती डीसी है ना, इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही। यहाँ देख लो प्लस है क्या है, माइनस है, ठीक है, प्लस फिर माइनस। इसी तरह एसी जो समय के सापेक्ष अपने ध्रुवताओं को क्या करे, परिवर्तित करे। नीचे हमारे पास है, आपको लग तो रहा है वेरिएबल डीसी तो है लेकिन कैसी है, परिवर्ती डीसी। कैसी डीसी है, परिवर्ती, पहले कम थी फिर बढ़ी फिर कम हुई, ठीक। अब नेगेटिव हाफ में क्या देखा आपने, डायोड के उत्क्रम अभिनंदन होने के कारण से आपने इस बीच में कोई भी करंट प्राप्त नहीं किया। फिर वही बात आएगी, थर्ड कंडीशन अगेन क्योंकि ये क्या होगा, फिर किसकी बात आएगी, फिर पॉजिटिव हाफ की बात आएगी, फिर किसकी बात आएगी, पॉजिटिव हाफ की बात आएगी। तो फिर क्या होगा, एक बार पॉजिटिव हाफ में डायोड D1 किसमें आ जाएगा, ये फॉरवर्ड वाइज में, अगला अभिनंदन की स्थिति में जो पहले स्थिति थी वही आ जाएगी दोबारा से, और फिर हमारा डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, ठीक है। और फिर किसकी बारी आई, नेगेटिव की। अगेन आप देखोगे कि नेगेटिव में हमारे पास कोई भी क्या प्राप्त नहीं होगा, फिर इस नेगेटिव हाफ के लिए हम कोई भी धारा यहाँ पर प्राप्त नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या शो कर रहे हैं कि केवल डायोड पूरे एसी चक्र में से केवल आधे चक्र को ही दृष्टिकारी के रूप में परिवर्तित कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। डायोड किसके रूप में प्रयोग होता है, रेक्टिफायर, दृष्टिकारी के रूप में। और दृष्टिकारी मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की टेक्निक है। क्या है, एसी को डीसी। एसी नॉर्मली हमारे लिए हार्मफुल होती है, हमारे एपिटस के लिए, हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए। तो सबसे पहले काम हमारा है कि एसी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए कौन है, डायोड डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो नॉर्मली इसके लिए नहीं करेंगे भाई, क्यों, हमें तो पूरा चक्र चाहिए, हमें तो बीच में कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा है, खाली एक डिसकंटिन्यूअस वे मिल रहा है ना, कभी मिला फिर बीच में गायब हो गया, फिर मिला फिर बीच में गायब हो गया। तो हमें ऐसा नहीं चलना चाहिए, फुल वेव रेक्टिफायर। कैसे चाहिए, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है पीएन संधि डायोड, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। कुछ डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस थी हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो जिसको पूरा किया गया पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की इन्वेंशन से, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसका जो फिगर आप देखेंगे, इसमें हम लगाते हैं, इसमें सेंट्रल टैपिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, टैपिंग ना, सेंट्रल टैपिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, और दो डायोड प्रयोग में लाते हैं, कितने, दो डायोड का प्रयोग में लाया जाता है। एक डायोड हमारे पास ये हुआ D1, ठीक है, और दूसरा डायोड हमारे पास ये प्रयोग मिला। दो डायोड का प्रयोग करेंगे इस सर्किट में, और इन दोनों को बिल्कुल बेसिक टैपिंग के द्वारा ये हमारे पास लोड प्रतिरोध हो गया RL, इसके अक्रॉस हम वोल्टेज प्राप्त करेंगे, आउटपुट डायोड D1 और डायोड D2। यहां पर हम आउटपुट प्राप्त, इस लोड प्रतिरोध के सिर पर आउटपुट प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा अंतर दोनों में देखिए। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की अगर बात करेंगे, ठीक है, आप जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफाई तो कर रहा है, लेकिन क्या अंतर आ रहा है, केवल वो आधे चक्र को ही रेक्टिफाई कर पा रहा था, ठीक है। इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, जो पूरे तरंग को किसमें कन्वर्ट करे, डीसी में कन्वर्ट करे। एक और डायोड लगा दिया D2, एक और डायोड लगाया, ठीक है, और हमने एक सेंट्रल टैपिंग करी, बिल्कुल बीच में टैप करा इसको एस से, रेफरेंस पॉइंट हुआ, क्या हुआ, रेफरेंस, और उसको हमने लोड प्रतिरोध से जोड़ते हुए वहां पर हम आउटपुट प्राप्त करेंगे, ठीक है।
अब इसमें कैसे काम करते हैं, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, फिगर समझ में आ गया? कितने डायोड ग्रुप बनाए जाते हैं? 2। अब वही चीज यहाँ पर भी देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। ये हमारे पास क्या है? एसी सिग्नल। क्या है? एसी सिग्नल है। इनपुट हम कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ, ये पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ। ठीक है, यहाँ पर हम इसको आउटपुट के रूप में शो करना चाहते हैं। और आप इसको देखेंगे कि मैं डॉट लाइन खींच रहा हूँ कि ये इनपुट हाफ है और ये हमारे पास क्या है? आउटपुट। ये कौन सा हुआ है हमारे पास? इनपुट और लास्ट में क्या है हमारे पास? आउटपुट। आप इसको समझ रहे हैं ये आउटपुट है। दोनों ट्रांसफर स्टडी होंगे कैसे क्या हो रहा है करके, विजन क्लियर होगा। ठीक हो गया? वही काम कर रखा है। लेकिन सुनिए हमारे पास क्या है? ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर हमने कौन सा सिग्नल लगाया हुआ है? एसी। ठीक है, और 2 डायोड D1 और D2 कनेक्टेड है और RL की मदद से हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। देखिए वही चीज दोबारा से स्टडी करनी है। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल और फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल वही केस आएगा। ये डायोड D1 सपोज किस में आ गया? पहले में पॉजिटिव साइकिल में, पॉजिटिव हाफ में। ये रेफरेंस पॉइंट है इसका और ये सापेक्ष नेगेटिव है। इसके सापेक्ष क्या हो गया? ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, सेंटर टैपिंग। बिल्कुल बीच में टैपिंग ऐसी की जाती है कि ये सेंट्रल रहेगा। ठीक हो गया? अब इस केस में क्या होगा? पहले अर्धचक्र केस में डायोड D1 अगला विलंब की स्थिति में आ गया, डायोड D2 किस में आया? उत्क्रम अभिलंब की स्थिति में आया। इसके लिए तो कौन सी कंडीशन बनी है? उत्क्रम स्थिति बनी है। इसमें भी किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से। एन किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से। ठीक, लेकिन इसके लिए क्या हो रहा है? P किससे कनेक्ट हो गया? नेगेटिव से। एन किससे हो गया? पॉजिटिव से। तो ये डायोड D1 इस केस में अग्र अभिलंब की स्थिति में है और डायोड D2 किस स्थिति में है? उत्क्रम अभिलंब की स्थिति में। ठीक है, तो कंडक्ट कौन करेगा? केवल यही करेगा ना, चालन की अवस्था में ही तो काम करेगा। ये तो अनंत प्रतिरोध बहुत ज्यादा दिखाएगा, तो यहाँ धारा तो नहीं बहनी है। धारा बहेगी कहां से? इस डायोड से होते हुए करंट इस तरह से फ्लो होगी, यहाँ जैसे होते हुए नीचे को आते हुए इधर को आ जाएगी। नीचे करंट नहीं जाएगी इस केस में। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इसका उत्क्रम अभिलंब की स्थिति में है और जब डायोड उत्क्रम अभिलंब की स्थिति में होता है तो बहुत ज्यादा प्रतिरोध लगाता है, लेकिन चालन की अवस्था में नहीं होगा। तो करंट जो है इस प्रकार से पूरे साइकिल में इस प्रकार से फ्लो होगी। ठीक है, और फ्लो होगी तो RL पर आप आउटपुट प्राप्त कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? करंट जो यहां से जा रही है ना, आई करंट जा रही है, तो V बराबर I, उसके अनुसार वोल्टेज जब आप इजीली यू कैन गेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और वो ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे बायसिंग बढ़ेगी करंट भी बढ़ेगी, आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ेगा। जैसे बायसिंग घटेगी करंट भी घटेगी और वोल्टेज भी प्राप्त होगी आपको। तो आप इस प्रकार से इसमें आउटपुट प्राप्त ठीक इसी प्रकार से करोगे। क्लियर हो गया? यानी कि आप फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कर रहे हो, फिर पॉजिटिव आउटपुट आप प्राप्त कर रहे हो। ठीक, और दूसरी बात इसकी बात आई नेगेटिव हाफ साइकिल की, इसकी आई नेगेटिव। जैसे दूसरे केसेस में ये हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हुआ? नेगेटिव पर आ गया, तो ये हमारे पास किस पर आ गया? प्लस पर। सेकंड केस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 रिवर्स बायस में हो गया। ठीक है, उत्क्रम अभिनंदन किसमें हुआ? उत्क्रम अभिनंदन हो गया। और D2 किसमें आ गया? अग्र अभिनंदन की स्थिति में आ गया। किसमें आ गए? तो इसका मतलब है कि डायोड D1 तो कंडक्ट नहीं करेगा ना, चालन की अवस्था में डायोड D1 नहीं करेगा। उत्क्रम में आ गया तो इसका मतलब उसमें धारा बहेगी नहीं। ठीक है, धारा किसमें बहेगी? D2। ये आप किसमें आ गया है? अग्र अभिनंदन की। तो करंट का फ्लो ऐसा हो जाएगा इस केस में, यहां से करंट जाएगी ऐसे, ये
इधर करंट चालू, ऐसे पूरे चक्र में आएगी, ऊपर धारा नहीं जाएगी अभी। क्यों? क्योंकि किस अवस्था में आ गया नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए? ये उत्क्रम अभिनत की स्थिति में आ गया। किस अवस्था में आ गया? उत्क्रम अभिनत की स्थिति में आ गया। तो ये वाला डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये करेगा ना। तो इसके लिए हमारे पास अगेन इसमें धारा बह रही है पूरे सर्किट में, पहली धारा। तो आप फिर आउटपुट प्राप्त करोगे नहीं करोगे? V बराबर आया करोगे ना, तो यू आर गेटिंग आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगेन रिपीटिशन इस प्रोसेस। फिर ये किस में आ गया? पॉजिटिव हाफ में। ये किस में आ जाएगा? नेगेटिव। ये उसमें निकल जाएगा पूरा। तो अगेन फिर से इसमें करंट फ्लो होगी, आप फिर से आउटपुट प्राप्त करोगे। आप फिर से क्या प्राप्त करोगे? आउटपुट प्राप्त करोगे। फिर वही बात नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ये किस में आएगा? नेगेटिव में। और आप फिर से यहाँ पर क्या प्राप्त करोगे? आउटपुट प्राप्त करोगे। आप फिर से आउटपुट प्राप्त करोगे। तो आप क्या देख रहे हैं दोनों कंडीशंस में अंदर? पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य में जब आपने दो डायोड का प्रयोग किया है कि आप पूरे एसी चक्र को, पूर्ण एसी चक्र है ना, इस पूरे एसी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? एसी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य। अर्ध तरंग दृष्टि कार्य के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है चित्र से बनाइए। तो आप बना सकते हो कि तो अर्ध पूछ है या तो पूर्ण पूछ है, आपके लिए क्वेश्चन तैयार होगा। ये लिखना भी आपको जो मैंने बोला ना, जो आपको समझ गए, जो मैंने पूछ दिया आपको क्रियाविधि में लिखनी है। ठीक हो गया? और मेन ठीक है। डायोड के प्रकार बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे नमकीन डायोड, गन डायोड है ना, वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड, बेसिकली आपके जेनर डायोड। ठीक है, आपके सिलेबस में जो मेंशन है तो सबसे पहले है जेनर डायोड। क्या है? जेनर डायोड। दूसरा है लेड, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या कहते हैं इसको? लाइट इमिटिंग डायोड, लेड। तीसरा हम यूज करते हैं, उसका नाम है फोटो डायोड। क्या है? फोटो। इसी में आपके सिलेबस में छोटे छोटे सवाल आते हैं, 2 नंबर के आते हैं। जेनर डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश, L फॉर लाइट, E फॉर इमिटिंग, D फॉर डायोड। और तीसरा हमारे पास कौन सा है? फोटो डायोड। फोटो फोटोन से बना है। फोटोन किससे बना है? फोटोन। फोटोन किसे कहते हैं पता है? फोटोन किसे कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश को कण के रूप में मानते हैं ना कभी कभी। प्रकाश एक कण के रूप में है, एक वो फोटोन के रूप में आ गया था, फोटोन से कहते हैं। ठीक है, फोटो डायोड। मेरा कहने का इसका संबंध किससे होगा? लाइट से जरूर होगा। तो 3 डायोड बेसिकली हम आपको डिस्कस अभी करेंगे। पहला डायोड कौन सा है? जेनर डायोड। दूसरा कौन सा है? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। और तीसरा हमारे पास कौन सा है? फोटो डायोड। ठीक, इनकी हम छोटी छोटी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अभी लेते हैं आपसे जेड के रूप में। किसके रूप में दिखाते हैं? जेड। इसका मतलब क्या है? जेनर डायोड। क्या है? जेनर। और ये हमेशा उत्क्रम अभिनत की स्थिति में ही प्रयोग में लाया जाता है, इसी के लिए बनाया जाता है। मैंने आपसे कहा था कि पीएन संधि डायोड अगर आप रिवर्स में इसे अप्लाई करते हो, आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हो, तो भंजक वोल्टता की स्थिति में आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है वो टूट जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट से भी डायोड चाहिए होते हैं जो कि स्टेबल रहें, जल्दी ही हम धारा मैक्सिमम करें। तो उसके लिए कौन प्रयोग में लाए जाते हैं? जेनर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड हमेशा उत्क्रम अभिनत की स्थिति में प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम इसका ग्राफ दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको दी है और ये हमारे पास क्या है? ठीक है, इसको इस प्रकार से है, वही पी एन संधि डायोड है। क्या? पी एन संधि डायोड ही, कुछ और नहीं है, सारा मैकेनिज्म वही है। ठीक है ना, इसमें अंतर क्या रहता है? इसको हम हाईली डोप्ड करते हैं, डोपिंग इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में करी जाती है, मिश्रित बहुत ज्यादा किया जाता है, इतना ही अंतर है। ठीक है, और इसका ऑपरेशन क्या है? देखिए, जो हम रिवर्स बैच की बात कर रहे थे ना आपसे कि नॉर्मल पीएन संधि डायोड रिवर्स में अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वो टूट जाएगा जहां पर ऐसी स्थिति आएगी।
इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आप जल्दी ही ऐसे डायोड होते हैं 8 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट पर ही, जैसे रिवर्स में ऐसे होता है ना, करंट हल्की सी बहती है और अचानक से धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, किसी वोल्ट कहते हैं। अब यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर वोल्टेज जहाँ पर धारा का मान अचानक बढ़ा, इसको हम कहते हैं जेनर वोल्टेज। क्या कहते हैं, जेनर वोल्टेज। इसकी विशेषता ही ये होती है कि ये इस वोल्टेज को 8 वोल्ट से जितना भी वोल्टेज रीजन इसका होता है, जल्दी ही उसको रीजन को प्राप्त कर गया और जल्दी उस वोल्टेज पर धारा का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, लेकिन उस स्थिति में टूटता नहीं है, स्टेबल रहता है। ठीक है ना, इसी प्रकार के कामों के लिए जेनर वोल्टेज प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर हो गया? थोड़ा सा है क्या ये पीएन सन्नी डायोड जो आप पहले पढ़ चुके हैं, पीएन सन्नी डायोड। थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, क्या नया फिक्स करते हैं कि इसको हैवी रोक देते हैं, आप विस्तृत घनत्व तो बहुत ज्यादा करा ताकि बहुत जल्दी ही हम भंजक वोल्टता की स्थिति प्राप्त कर लें। अब यहाँ भंजक वोल्टता कहना भी सही नहीं है, अब इसे कहते हैं जेनर वोल्टता। क्या कहते हैं, जेनर वोल्टेज। जेनर वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जहां पर धारा का मान एकदम बढ़ जाता है। ठीक है, और जेनर वोल्टेज जो डायोड है ये उस कंडीशन को सस्टेन करता है, उसको कोई भी डैमेज नहीं होता। ठीक है, और नॉर्मल जो हमारा पीएन डायोड होता है वो क्या करता है, टूट जाता है ना, परमानेंट टूट जाता है, लेकिन ये नहीं टूट जाता। अगर आप इसको फॉरवर्ड बेस पे भी करेंगे ना जेनर डायोड को, क्या करेंगे, आपने कहा कि ये नेगेटिव फॉरवर्ड बेस में एज ए नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड काम करेंगे ऐसे। अगर हम किसकी बात करें, फॉरवर्ड बेस की बात करें, तो जैसा हमारा पीएन संधि डायोड ग्राफ आता है ना, उसी प्रकार से ये भी काम करता है और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिवर्स बेस में बहुत जल्दी जेनर वोल्टेज पर धारा का मान होता है, मैक्सिमम हो जाता है। इस वोल्टेज को क्या कहते हैं हम, जेनर वोल्टेज। क्या कहते हैं, जेनर वोल्टेज। दोनों में क्या डिफरेंस बताया मैंने आपको, पीएन संधि डायोड और जेनर वोल्टेज में कैसे बनाते हैं। जेनर वोल्टता को हाईली ड्रॉप से करते हैं, अपलिफ्टर की मात्रा बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, इतना ही अंतर है। ठीक, और इस जेनर डायोड का उपयोग कहां पर होता है, इस जेनर डायोड का उपयोग होता है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। इसके रूप में वोल्टेज रेगुलेटर, स्टेबलाइजर वोल्टेज। जैसे कभी-कभी क्या होता है, आप देखते हैं कि इनपुट वेरिएशन बहुत ज्यादा होते हैं लाइटों में, वोल्टेज बहुत ऊपर बढ़ता है, घटता है ना, तो उसके किस प्रकार से वोल्टेज कंट्रोल करता है, फिक्स स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइज करेगा, धारा के मान में अपना परिवर्तन होगा। देखिए धारा 2 एम्पीयर हो 10 एम्पीयर को फर्क पड़ रहा है, धारा अपना बढ़ती घटती, लेकिन वोल्टेज क्या है, फिक्स है। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, जेनर वोल्टेज जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई, जेनर डायोड। ठीक हो गया? अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या बताया था मैंने आपको, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। आप नाम बहुत सुना होगा लाइट इमिटिंग डायोड का, सुना है ना। एलईडी, एल फॉर लाइट, ई फॉर इमिटिंग, डी फॉर डायोड। ये भी क्या है, पीएन संधि डायोड है। क्या है, सब पीएन संधि डायोड है। ये हमारे पास है पीएन संधि डायोड नॉर्मल, और हम इसको फॉरवर्ड रिवर्स करते हुए एक रोड लगा देते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड इज आल्सो हमारे पास पीएन जंक्शन किस अवस्था में रहता है, फॉरवर्ड बायस में। इसमें रहता है फॉरवर्ड बायस में रहता है। अब क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसमें एक विशेष प्रकार की कुछ लेप लगाए जाते हैं। अक्सर होता क्या है, पीएन, ठीक है, पीएन संधि डायोड में, संधि में क्या होता है, पी रीजन से मोटर जाते हैं, एन सिरे से इलेक्ट्रॉन, दो रिकम्बाइन करते हैं, और रिकम्बाइन होने के बाद न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, जब दोनों एक मोटर और एक पोल दोनों कंबाइन होते हैं, अब कंबाइन में न्यूट्रल हो तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आता है, पता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब हम कहें कि वो एकदम ही खत्म हो गई, न्यूट्रल हो गई, कुछ ना कुछ तो किसी और चीज में कन्वर्जन उसका हुआ होगा।
है ना। तब दो चीज कंबाइन करते हैं ना, कोटर और होल, वो किसी न किसी एनर्जी के रूप में हमेशा आउट होता है। एक कोटर आया वहां से और एक यहाँ से क्या गया, होल, दोनों को कंबाइन हुए। अब वो किसी न किसी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूप में इमिट हो। अब विद्युत चुंबकीय की बात करेंगे तो पूरा स्पेक्ट्रम आता है, गामा रे, एक्स रे, है ना, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, सब विद्युत चुंबकीय में तो आते हैं। तो वो कुछ न कुछ एनर्जी के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। अगर कोई यहाँ से ऊर्जा निकली और वो ऊर्जा आपको अवरक्त में पड़ रही है, अवरक्त क्षेत्र में पड़ रही है, आप उसे देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे ना, हमेशा निकलेगी, देखिए एनर्जी हमेशा पीएन से निकलेगी, लेकिन और समय दिखेगी नहीं। अगर हमने क्या कहते हैं सिंपल जो पहले केस में स्टडी कर रहे हैं, बनाए जाते हैं ना एलईडी, ट्रैफिक कंट्रोल, सब इसी पर बेस होते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड, आप पूछा लाइट इमिटिंग डायोड इज नथिंग, पड़ जाती है दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में पड़ जाती है, बस वो लाइट इमिट कर रहा है। क्या इमिट कर रहा है? लाइट, एक विद्युत चुंबकीय तरंग को इमिट कर रहा है। लाइट भी विद्युत चुंबकीय तरंग ही तो है, प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक लाइट इमिट कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, समझ गए? क्यों है इसका नाम? क्योंकि ये प्रकाश को उस डायोड प्रकाश को इमिट करता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, विशेष क्या करते हैं, एक विशेष गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का लेप लगा करके उसको किस में बनाया जाता है? विजिबल रीजन में। इसके लिए बनाते हैं विजिबल रीजन में आ सके। नाम क्या हो उसका? लाइट इमिटिंग डायोड। क्लियर हो गया? दो डायोड समझ में आ गए ना? पहला कौन सा था? जेनर, दूसरा कौन सा था? लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक। उपयोग हर जगह इसका उपयोग होता है, जैसे लिखे होते हैं सर 8 9 ऐसे लिखे होते हैं, तो देखते अगर आप ऐसे तो बनाया जाता है, कैलकुलेटर में देखना ऐसे तो बने होते सारे के सारे, है ना। एक लिखना है तो कोई यही जलेगा, दो लिखने हैं तो यही जलेगा, ऐसे सब डायोड की रचना होती है इसमें। इसकी होती है सर डायोड। सिग्नलों में आजकल तो हर जगह लो पावर कंजम्पशन है, बहुत कम पावर लगती है इनमें। आजकल सब हम किसका प्रयोग करते हैं? हर जगह एलईडी का प्रयोग करते हैं ना, क्योंकि लो पावर कंजम्पशन है, बहुत कम पावर में चल जाते हैं। पहले से आप एलईडी बल्ब हैं, पहले से आप देखते थे कि 100 वाट का बल्ब होता था, कांच का बड़ा सा, है ना, यानी कि 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता था। और आजकल कितने एलईडी बल्ब हैं हमारे पास? कोई 5 वाट का, कोई 6 वाट का, कोई 8 वाट का। मतलब जो 100 वाट का बल्ब करता था उससे भी अधिक काम कर रहा है, 5 वाट का बल्ब कर रहा है। तो सब लो पावर वाले हैं डिवाइसेस, बहुत कम पावर में चाहिए। ये बड़ा एडवांटेज है इस इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये सब पीएन का इन्वेंशन जो है ना, जिसने पीएन ने डायोड की इन्वेंशन किया, खोज किया, आज हम इस युग में पहुंच गए हैं कि हमारे जो ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी की सबसे बड़ी समस्या ऊर्जा की है। हम कम पावर में ही बहुत ज्यादा काम कर पा रहे हैं, ठीक है। जो 200 वाट का बल्ब क्या करता है आपको पता ही है, उतना ही उजाला हमारा कौन सा एलईडी बल्ब देता है? 5 वाट, ठीक है। ये बड़ा एडवांटेज है कि जो आविष्कार हुई। तीसरा हमारे पास मैंने आपको बताया कौन सा है? दो नंबर के सवाल आएंगे, ठीक है, इनके बारे में देखना एलईडी क्या है करके। तीसरा हमारे पास कौन सा है? फोटो डायोड। फोटो डायोड किरण के रूप में आ रही है, कभी कभी प्रकाश फोटोन के रूप में नीचे आते हैं। आइंस्टीन साहब ने कहा था कि फोटोन के रूप में आते हैं, तो इसलिए उनको इसी पर नोबेल प्राइज मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। उन्होंने बताया था कि प्रकाश किसके रूप में आगे नीचे आता है? फोटोन कण के रूप में आता है, तो इसी पर उनको नोबेल प्राइज मिला था। जबकि आइंस्टीन जाने किसके लिए जाते हैं? E बराबर mc², रिलेटिविटी के फॉर्मूले के लिए जाने जाते हैं, बट ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर इन्वेंशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट एज एन फोटोन, उसके लिए उनको मिला था। देखो फोटो डायोड क्या है, इसकी जो अगर हम सिंपल बनाएंगे इसका आरेख, ये भी क्या है? पीएन से डायोड, अरे नहीं है सर, क्या है? पीएन से डायोड, पीएन। और ये होता है रिवर्स बायस, किस समय काम कराते हैं इसको हम? रिवर्स बायस की स्थिति में। देखो ये किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से। एन किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से।
इसका जो सिंबल है इसमें लाइट पड़ेगी इधर से, लाइट आ रही ना, बात दिखाई दे रहा है क्लियर? एरो क्या दिखा रहे हैं आपको? पढ़ लीजिए। अगर आप एलईडी का बनाएंगे ना, एलईडी का, तो एलईडी किस से बनेगा? ये जिनसे बनाना चाहोगे, ये क्या है कहोगे? तो सर ये एलईडी क्या है? बिकॉज लाइट इज मेकिंग एन लाइट, इस केस में लाइट इज एमिटिंग, सो इट इज कॉल्ड एलईडी। एक बच्चे लो, व्हाट इज फोटोडायोड? लाइट से इमर्जेंस पर लाइट पड़ रही है, फोटोडायोड, ठीक है। अब इसका ऑपरेशन क्या है? ये किस पर? इट इज ऑलवेज रिवर्स बाइस, किस बाइस में है? रिवर्स बाइस में, उत्क्रम अभिनत में है, ठीक हो गया। उत्क्रम अभिनत पीएन जंक्शन डायोड है। अब इसमें इसकी क्या क्रिया होगी है? देखो, उत्क्रम अभिनत है, कैसी है? उत्क्रम अभिनत। तो इसमें बहुत कम धारा रिवर्स करंट फ्लो हो रही है। क्यों हो रही है उत्क्रम अभिनत में धारा? क्यों भाई मैंने अभी माइक्रो एम्पियर रेंज की है, इस रेंज की है, बहुत कम, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर का बहुत कम रेंज की, नैनो एम्पियर भी कह सकते हैं। ये धारा क्यों वेरी होगी बताओ? उत्क्रम अभिनत में धारा किस कारण से बहती है? अल्पसंख्यक आवेशों के कारण से बहती है, बहुत कम करंट, इसका नाम कहते हैं डार्क करंट, अधिक धारा। क्या कहते हैं? डार्क करंट इसका नाम है, अधिक धारा, क्योंकि अभी हमने कुछ भी इस पर फोटोन इंसिडेंट नहीं किया, तो इसका नाम है अधिक धारा। क्लियर हो गया? और क्यों बहती है? क्योंकि पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अल्पसंख्यक आवेशों के कारण से बहुत कम नेग्लिजिबल धारा बहती है, जिसे हम कहते हैं अधिक धारा कहते हैं। इसके ठीक हो गया? अब क्या हुआ देखो, अब आपने इस पर उपयुक्त ऊर्जा वाले फोटोन डाले संधि पर। क्या डाले? फोटोन। फोटोन माने प्रकाश। प्रकाश पड़ा संधि पर, जैसे प्रकाश पड़ा तो उसने क्या करा? और सारे इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिए। इतनी एनर्जी होनी चाहिए उसके लिए, एनर्जी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इतनी एनर्जी के लिए संधि पर पड़ा, उसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए, बहुत सारे प्रोटॉन फ्री कर दिए। तो अचानक धारा के मान, जैसे जैसे आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, धारा का मान भी क्या होगा? अपने आप बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे लाइट ऑफ इंटेंसिटी बढ़ रही, धारा का मान भी क्या हो रहा है? इधर को बढ़ रहा है। अचानक ही धारा के मान इस प्रकार से पहले बढ़ा, धीरे धीरे। क्यों बढ़ा? प्रकाश के कारण, फोटॉन्स के कारण। इस कारण से फोटॉन्स संधि पर गिरे, और उस संधि पर गिरने के बाद और अधिक इलेक्ट्रॉन्स मिट किए और बॉन्ड तोड़े, और बॉन्ड धारा के मान में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो इसका नाम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोटोडायोड। क्या कहते हैं? जो कि किस पर काम कर रहा है? किसके बराबर जो काम कर रहा है? फोटॉन्स पर। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है? धारा बढ़ रही है, बढ़ नहीं बढ़ रही? तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? फोटोडायोड। अब दूसरे हमारे पास क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल क्या हुए? जैसे ये ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या लिखा? इसमें आप देख रहे हैं कि टाइम बढ़ रहा है, तो सिग्नल में धीरे धीरे अधिकतम हो रहा है, और फिर न्यूनतम हुआ, न्यूनतम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के सापेक्ष वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर नीचे की ओर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। ठीक हो गया? और डिजिटल सिग्नल में क्या होगा? या तो तुरंत ही देखिए मैक्सिमम हो गया, तुरंत ही क्या हो गया? मैक्सिमम, और उतना ही फिक्स रहा ना, मैक्सिमम फिक्स रहा, और एकदम भी क्या हो गया? जीरो। मतलब यहाँ पर डिम के लिए कोई वो नहीं है। जैसे हमारा जो लाइट में डिम होती है ना, ये बढ़ती है, कभी ऐसी होती है, ये नहीं, या तो हाँ या तो नहीं, आइदर यस और नो। दो ही पॉसिबल केस इसमें, या तो जीरो या तो वन, मैक्सिमम।
तो इसे कहते हैं डिजिटल। क्या कहते हैं? डिजिटल। तो इसी में हमें पढ़ना है डिजिटल सिग्नल। तो उनके बारे में जो स्टडी करनी है वही आज हम स्टडी करेंगे। आई बात समझ में? ये कौन सा सिग्नल है? एनालॉग। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है आप? समय के सापेक्ष में धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर जीरो यहाँ पर हुआ, है ना? बहुत धीरे धीरे प्रोसेस चल रही है समय के सापेक्ष। और यहाँ पर क्या हुआ? एकदम ही अधिकतम हो गया, फिर उतना ही फिक्स रहा, और इस समय पर एकदम ही क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है ना? तो आइदर यस या हाइपोथेटिकल और नो। इसमें दो ही पॉसिबल केस हो रहे हैं, या तो यस या तो नहीं। तो यही चीज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको समझनी है। ठीक है, आई बात समझ में? दोनों सिग्नल को समझ गए, एनालॉग और क्या? एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल में जो आप नॉर्मली यूज करते हैं, एक से जीरो से लेकर कहां तक गिनती? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हम अपने प्रैक्टिकल जो मैथमेटिक्स है, जो कहीं पर भी जो हमारे प्रारंभिक अंकगणित है जिससे आप जानते हैं, इस नंबर का यूज करते हो। ठीक है, और आधार क्या होता है? 10। तो इसका नाम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में यूज करते हैं, जिसे हम एनालॉग सर्किटों में यूज करते हैं। ठीक है, क्या लिखा? और नीचे लिखते 10। इसका मतलब है 525 10, आधार इसका 10 रहेगा, और ये डेसिमल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? डेसिमल सिस्टम है। आप क्या करते हो? 525 में जो पहला ये अंक होता है ना, इसमें हम कहते हैं इकाई कर। क्या कहते हैं? और भी इसको लिखने का तरीका है, मैं इसे क्या लिखूं? 10 की घात 0 लिख दूं। 10 की घात 0 कितना हुआ? 1 ही तो हुआ। किसी भी संख्या की पावर आप 0 कर दो, उसका मान कितना होता है? 1। तो ये इकाई का अंक हो गया। ठीक है, अब मैं 10 की घात क्या करूं? 1। 10 की घात क्या लिखा मैंने? 1। 10 की घात 1 कितना हुआ? 10। 10 माने दहाई का, ये दहाई हो गया। डेसिमल सिस्टम है ना। और 5 है, ये कितना आएगा हमारे पास? 10 की घात 2। 10 की घात 2 यानी कि 10 गुना 10 100, ये सैकड़ा। ठीक है, और चौथा कोई होगा तो फिर वो 10 की घात 3 यानी कि 1000। तो इस प्रकार से हम स्थानीय मान हम निकालते थे बचपन में। किसी का स्थानीय मान निकालो तो आप ऐसे निकालो, इसका स्थानीय मान है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए हमारे पास एक और नंबर सिस्टम आया, जिसका नाम है बाइनरी। कंप्यूटर को बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में क्या हुआ? देखो कितने बाइनरी में आपको डिजिटल में कितने की जरूरत पड़ती? 0 1, बस दो ही चीजें। बाइनरी में एक 0 और एक 1, और आधार क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, जैसे यहाँ पर आधार कितना था? 10। तो पहले स्थानीय मान निकाल रहे थे, 10 की घात 0 10 की घात 1 कर रहे थे ना, 10 की घात 2। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होती है, केवल दो पॉसिबिलिटीज है, 0 और 1। लिख दिया ऐसे। आप पहले पहचानो कौन सा नंबर सिस्टम है। आपने इसमें देखा कि दो गिनतियां हैं, ये तो 0 है तो 1 है। आपके दिमाग में आगे क्या है? बाइनरी। और मैंने आधार कर दिया 2। ठीक है, आधार 2 तो कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक है ना, जी पर जो काउंटिंग है तो 1 0 1 1 0 लिखे है ना, पहले तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, आइदर 0 और 1। आपके दिमाग में सीधे बात है कि दिस इज बाइनरी नंबर सिस्टम, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, और आधार कितना इसका 2 है। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम। मैंने आपसे कहा कि इसकी वैल्यू कितना होगा? अगर आप इसका डेसिमल में अगर होगा, डेसिमल में वैल्यू 3 होगी, इसको डेसिमल में मतलब डेसिमल मैंने बाइनरी में लिख दिया ना। अब इसका आपको क्या निकालना है? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे राइट हैंड इसका नाम कहते हैं एलएसबी। क्या कहते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसमें एक अंक को बिट कहा जाता है, बीआईटी बिट। क्या कहते हैं? एक बिट हो, 1 2 3 4 5 6 बिट है। कितने बिट है? 6 बिट। ठीक है, अंक नहीं कहेंगे, बिट कहेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो भी आप एक अंक जो लिखते हैं, इसका नाम क्या हुआ? बिट। ठीक है, ये सबसे राइट हैंड साइड है, इसका नाम हुआ एलएसबी। क्या हुआ इसका नाम? एलएसबी। एलएसबी मींस क्या हुआ? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, और ये जो सबसे आपको राइट साइड का दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का, इसका नाम हुआ एमएसबी।
ये कहते हैं MSB। MSB मीन्स वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक हो गया? ठीक है, बाइनरी में प्रत्येक जो कोडिंग होगी इसका नाम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। जो सबसे राइट हैंड साइड होता है इसका नाम है LSB और सबसे बाईं ओर होता है इसका नाम क्या है? MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मुझे इनके स्थानीय मान निकालने हैं। सबसे पहले इसको क्या लिखूंगा मैं? 2 की पावर 0। क्या लिखूंगा? 2 की पावर 0। जैसे वहां पर क्या लिखते थे इकाई को 10 की घात 0। डेसिमल सिस्टम में क्या लिखते हैं? 10 की घात शुद्ध करते हैं। दूसरे को क्या लिखना पड़ेगा? 2 की पावर 1। ठीक है, तीसरे को क्या लिखना पड़ेगा? 2 की पावर 2। इसको क्या लिखना पड़ेगा? 2 की पावर 3। इसको क्या लिखना पड़ेगा? 2 की पावर 4 और इसको क्या लिखना पड़ेगा? 2 की पावर 5। इसके मान हो गए। अगर आप इसका मान निकालना चाहते हो 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, मान कितना आ रहा है? प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? 1 इंटू 2 की पावर 0 कितना होगा? 1। क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर शून्य होती है ना उसका मान कितना होता है? 1 होता है। अगर हमारे वैल्यू ऑफ x की पावर 0 कितनी होगी आपको सर अनुमान? ठीक है, तो y की पावर 0 कितना होगा? 1। तो 1 गुणा कितना हुआ? 1। डेसिमल में चेंज कर रहे हैं इसको। 0 से 2 गुणा करो कितना आएगा? 0 आएगा प्लस 2 की घात 2 कितना हुआ? 4। 4 गुणा कितना हुआ? 4 प्लस 2 की घात 3, 2 गुणा 2 8 प्लस फिर 0 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस 2 के 5 कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 कितना आएगा? 32। तो 32 8 40 4 44 और 1 45। तो ये जो लिखा मैंने ये डेसिमल के 45 की दूरी है। ठीक हो गया ना? अगर मुझे 45 लिखना है ना डेसिमल में, मुझे 45 को किस में लिखना है? बाइनरी कोड में अगर लिखना है तो मैं ये लिखूंगा 45 को 101101 बिट के रूप। ठीक हो गया ना? क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आपने 45 कोड किया, वो 45 को नहीं पढ़ेगा, 45 को नहीं पढ़ेगा, वो डिजिटल। तो 45 को किस में कन्वर्ट कर देगा? एक अंदर जो सिस्टम होता है वो इसमें कन्वर्ट कर देगा, 101101 में कन्वर्ट कर देगा उसको। ठीक हो गया ना? बाइनरी समझ गए पहले? बाइनरी क्या हुआ? आधार कितना होता है? 2। ठीक है, अगर मैं आपको डेसिमल सिस्टम कहूं तो 0 से लेकर के 9 तक की काउंटिंग होती है। बेस कितना होता है? 10। अभी तक आप केवल डेसिमल को ही पढ़ते आ रहे थे आज तक। ठीक है ना? आज आपको क्या चला कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज है। क्योंकि डिजिटल में या तो होता है या तो नहीं होता है। ऐसे बीच से कभी कुछ नहीं आता, या तो आएगा एकदम क्लियर से तो नहीं आएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 0 नो 1 यस। ठीक हो गया? ये बात समझ में? बाइनरी समझ गए? 0 बाइनरी काउंट बाइनरी नंबर्स, तो सबसे पहले क्या आता है? 0। तो 0 को तो सिंपल हुआ, मैंने 3 लिख दी, 3 बिट सिस्टम है। ठीक है ना? 0 0 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये इसका स्थानीय मान कितना हुआ? तो बताइए मुझे। इसका स्थानीय मान हुआ 2 की पावर 0। इसका स्थानीय मान कितना हुआ? 2 की पावर 1। इसका मान कितना हुआ? 2 की पावर 2। आप खुद गैस भी कर सकते हैं कि सबको 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लो 0 आएगा, है ना? 0 into 2 की पावर 0 कितना हुआ? 0 ही हुआ। 0 into 2 की पावर 1 कितना हुआ? 0 ही हुआ। और 0 into 2 की पावर 2 कितना हुआ? 0 ही हुआ। तो मतलब शून्य। क्या हुआ? शून्य। शून्य को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1 कैसे लिखूंगा मैं? ये इसका मान कितना होता है? 2 की पावर 0 का मान कितना हुआ? 1। एक ही तो होता है, मैंने आपको बताया था। किसी भी संख्या की पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है। तो ये 1 हुआ इसका मान। मुझे 1 ही लिखना है तो मैंने यहाँ पर इसे 1 कर दिया। ठीक हो गया? मुझे 1 तो चाहिए ना?
और मैंने इसको 0 करा, इसको भी क्या करा 0 करा। तो इसका मान कितना हुआ अगर आप इसको डेसिमल में इंक्रीमेंट करोगे तो एक ही हुआ ना, 1 into 2 की पावर 0 1 प्लस ये दोनों 0 हो गए, अपने आप 0 हो गए, है ना। तो इसका मान कितना आया 1, ठीक हो गया। अब मुझे 2 लिखना है, एक के बाद 2 आता है ना, 2 कैसे लिखूंगा भाई बताओ तो। ये 2 इसी का 2 इसका मान तो 2 है ना, यानी कि मुझे इसको भी 0 करना पड़ेगा, इसको भी 0 करना पड़ेगा और बीच वाले को मुझे यस करना पड़ेगा। ये 2 हुआ नहीं हुआ, क्यों 0 into 2 की पावर 2, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्यों ये वाला बचा ना बीच वाला। तो 1 into 2 की पावर 1 कितना हुआ 2, 2 भी लिख दिया मैंने, ठीक हो गया। अब मुझे लिखना है 3, 3 कैसे लिखूं, 2 और 1 3 होता है, पता है आज 2 और 1 3, यानी कि 2 की पावर इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अभी इसको मैंने 0 कर दिया, इस वाले को ये 1, ये भी 1, देखो 1 और 2 कितना हो गया 3 लिख दिया ना। अब 4 लिखना है, 4 कैसे लिखेंगे, 4 तो इसी का मान है ना, 2 की घात तो 4 तो होती है, मैंने इसको 1 कर दिया, बाकी दोनों को क्या कर दिया 0, 4 हुआ, ठीक। अब मुझे लिखना है 5, कैसे लिखूंगा 5, 4 और 1 5 होता है, 4 तो मेरे पास है ही वाला, इसका का मान कितना है 4, बीच वाले को 0 कर दो, 1 से ही आपका 1 तो इसका मान है, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 लिख दिया, ठीक हो गया। अब मुझे लिखना है 6, मुझे पता कि 4 तो मुझे चाहिए पहले, 4 चाहिए और 2 चाहिए, तो इसका मान है बीच वाले का 4 और 2 कितना हो गया 6, और इसको मैंने कर दिया 0, 4 तो 6 हो गया, ठीक हो गया, समझ में आ रहा है। अब मुझे लिखना है 7, कैसे होगा 7, 4 तो चाहिए पहले, 4 इसका स्थानीय मान 4 2 6 और 1 7, ठीक हो गया, 7 लिख दिया। अब मुझे लिखना है 8, अब इनका तो मैक्सिमम हो गया ना, अब 8 तो इसके द्वारा मैं नहीं लिख सकता सर ये कम यस, और इसका मान कितना हुआ 8 हुआ, और मैंने कर दिया 8 लिखना है, तो 2 की घात 3 कितना हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब ये वाला पॉइंट 8 आ गया, ठीक हो गया, और सब 0 हो गया, 8 हो गया। अब मुझे लिखना है 9 कैसे होगा 8 और 1, 8 वाला तो हमारे पास ये वाला है ना, और 1 इसका मान है सबसे, इसका बाकी 0 0 कर दो, तो बोलो 9 लिख दिया आपने। 10 लिखना है आपको, कैसे लोग 10, देखो ये समझ में आ रहा है आपको, इसके स्थानीय मान के करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 10 लिखना है, तो ये तो 8 तो इसका मान है ना, इसको आपने मान कर दिया 8 हो गया। अब मुझे 8 और 2 10 होता है, ये वाला 2 इसका मान 2 है, तो 8 और 2 10 किया, बाकी मैंने 0 कर दिए, 10 हो गया। अब मुझे लिखना है 11, कैसे लिखेंगे 11, 8 वैसे 8 और 3 होता है, 3 तो हमारा कोई है नहीं, 8 है 2 है और 1 है, ऐसे लिखना पड़ेगा उसको, 8 11 हो गया। अब 12 लिखना है, देखो 8 4 12 हो जा रहा है, और ओके पॉसिबिलिटी नहीं है, 8 और 4 12, बाकी 2 0 0। 13 कैसे लिखेंगे, 8 4 12 और 1 13 हो गया। 14 लिखना है, 8 4 12 2 14, लास्ट वाले को कर दो, फिर लिखना है कितना 15, 8 4 12 2 14 का। ये आप ऐसे इस सिस्टम में आप बाइनरी को लिख सकते हो, बाइनरी कोडिंग कर सकते हो। 0 1 में आ रहा ना, तो 0 1 2 3 4 इसी पॉसिबल केस हो सकते हैं। बिट समझ रहे हो, बिट मतलब क्या हुआ, इनका जो 1 है 1 बिट कहलाता है, यहाँ पर कितने 1 2 3 4, ठीक है ना। तो किस सिस्टम की बात कर रहा था मैं, 4 बिट सिस्टम की बात कर रहा था। तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी थी हमारे पास, काउंटिंग करोगे उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 की घात 4 कितना होता है 16 तो होता है, ठीक है। अगर मैं 3 बिट सिस्टम लाता, अगर मैं 3 ही शून्य लिखता इतना ही, तो कितने केस पॉसिबल होते, 2 की घात 3 कितना हुआ 8 ही आया था, 1 2 3 4 8 कितना पूरा हो जाता है ना। अगर मैं 2 बिट सिस्टम की बात करता,
2 बिट सिस्टम में कितना होगा 0 0 1, जैसे इसका मान हुआ 2 की पावर 0, इसका मान हुआ 2 की पावर 1, ये 0 हुआ, ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 2, इतना तो पॉसिबल होता 2 बिट सिस्टम। तो जितने आप बिट का यूज कर रहे हो उतना बिट सिस्टम कहलाता है। समझ गए बाइनरी को? और बोले ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आपको पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो केस पॉसिबल बिल्कुल क्लियर आता है। आप देखते हैं ना टीवी में आजकल, पहले से जो टीवी होते थे एंटीना थे बहुत दूसरा टाइप का आता था, आजकल सीधा आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर आएगी, और नहीं आएगी तो क्या लिख देता है नो सिग्नल। तो हम किस में दे रहे हैं आजकल? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में, ठीक है ना। सब कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो सब इसी में चलती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसी का नाम है। तो उसमें गेट बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसका आधारित होता है, उसका नाम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? बूलियन अलजेब्रा, जो लॉजिक तर्कों पर जो आधारित होती है। इसमें ऐसा होता है, देखिए जैसे हम नॉर्मली हम 1 और 1 को जोड़ते हैं, कितना आता है हमारा? हम डेसिमल 2 आता है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 का मतलब वो न्यूमेरिकल 1 नहीं होता। 1 का मतलब यस भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, जैसा आप करते हो 1 + 1 = 1, ठीक है। यहाँ पर आप ये जरूरी कि 1 + 1 2 होते हैं। ये तर्क पर आधारित है, किस पर है? लॉजिक। तो जो इस पर आधारित होते हैं उनका नाम है लॉजिक गेट। कब सर्किट ऑन होना है, कब सर्किट ऑफ होना है, वो सब किसके द्वारा हम निर्धारित करते हैं? लॉजिक गेट्स के द्वारा, ठीक है। लॉजिक गेट्स में एक हमारे पास ट्रुथ टेबल भी बनती है। क्या बनती है? टेबल। वो टेबल सत्यता जो टेबल बनती है वो आपको ये बताती है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, इनपुट में कितने पॉसिबल केस हैं और कितने केस में आपको आउटपुट मिल सकता है। तो दोनों का साथ साथ कॉम्बिनेशन चलता है। मैं शॉर्ट शुरू करता हूं लॉजिक गेट्स। 3 गेट हमारे पास मूल गेट है, मूल गेट, फंडामेंटल गेट, मूल गेट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कहते हैं और गेट। सबसे पहले और गेट को स्टडी करें, ठीक है। एक गेट में एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, 2 और गेट में कैसे दिखा देंगे आपको? देखिए 2 चीज इसकी होंगी, एक इसका सिंबल क्या है पहले, और सिंबल के बाद इसकी स्थिति का तालिका क्या है, परीक्षण तालिका क्या है। जो और गेट का सिंबल हमारे पास होता है, ठीक, इसमें हमारे पास 2 क्या होते हैं? इनपुट ए और बी, 2 इनपुट माना जो आप सिग्नल जो आउटपुट किया, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा गेट? और गेट का सिंबल ऐसा, और यहाँ पर आप क्या प्राप्त करोगे? आउटपुट प्राप्त करोगे। ये कौन सा गेट हुआ? और गेट। और जो इसकी जो परीक्षण सत्यता क्या होती है? ट्रुथ टेबल जो होता है जिसके अनुसार ये काम करे, y = a + b, a और ऑपरेशन प्लस दिखाते हैं a + b, ठीक हो गया। ये किसका बनेगी? a b y, ठीक है। मतलब 2 इनपुट है ना, a और b के 2 इनपुट है, और यहाँ पर आप क्या प्राप्त कर रहे हैं? आपने टेबल बनाई है ऐसे, ठीक है। ये आपने टेबल फिलअप की ऐसे बनाई है ऐसे। अब कितने पॉसिबल के देखिए कितना बिट सिस्टम है, कितने अप्लाई 1 और 2, कितने इनपुट है इसके? कितने इनपुट है? 2। और गेट में कितने इनपुट है? 2 इनपुट। कितने इनपुट है? 2। तो कितने पॉसिबल केस होंगे बताओ तो? 2 की घात 2, 4 पॉसिबल केस होंगे। तो आपको 4 पॉसिबिलिटी नहीं है। पहली पॉसिबिलिटीज क्या है? यदि आपने माना कि a भी 0 है, b भी 0 है, ठीक हो गया। a भी कितना है? b भी कितना? 0। 0 0 माना आप समझ सकते हो कि नो सिग्नल। अगर a पर भी आपने कोई सिग्नल नहीं लगाया, b पर भी कोई सिग्नल नहीं लगाया, और आपका और ऑपरेशन है, तो आप क्या आउटपुट प्राप्त करोगे? y = a + b, 0 + 0, 0 + 0 मींस 0, ठीक है। मींस हियर कोई सिग्नल हमारे पास इस केस में प्राप्त नहीं होगा। आई बात समझ में? ये कौन से लिख रहे हैं? अपने इस समीकरण से, इस बूलियन समीकरण से, ठीक है। ये इसके ऑपरेशन है। और गेट की पूछेगा क्या है समीकरण? बूलियन समीकरण। तो ऑप्शन और गेट का a + b क्या है? y = a + b, 2 इनपुट होंगे उसमें, और उसके मल्टीप्लाई a + b, ठीक हो गया। 0 0 कितना हो जाएगा? 0। दूसरी पॉसिबिलिटी
ए बाय द वे हमारे पास कितना हो, 0 हो और बी कितना हो, 1। ए कितना हो 0 और बी कितना हो 1। तो इस केस में क्या बनेगा 0 + 1। ये मैं गिनती लिख रहा हूँ जो मैंने आपको पहले लिखाई थी। मैंने कहा था आपसे कि अगर 2 बिट सिस्टम होगा तो वहां पर 2 की 2 चार तो बनेंगे ना, वही गिनती लिख रही है आपको कि कैसे लिख रहे हैं। तो मैं गिनती लिख रहा हूँ उस हिसाब से, एक लिखना है, क्या लिखा वैसे A1। तो 0 1, तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको 0 + 1 एंड ऑपरेशन में ये बनेगा। तीसरा केस कौन पॉसिबल है, A बाय द वे 1 है, B कितना है 0 है, तो 1 + 0 यू गेट 1, आउटपुट प्राप्त करोगे ना। अगर दोनों 1 1 है तो y इज 1 + 1 = 1, a + a = a। लेकिन बोले नहीं जब मैंने आपसे कहा कि 1 + हमारे पास एक ये है कि बल्ब हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। इसको अपना देखें, ये बल्ब लाइट है, इसे जोड़ रखा है हमने सेल से, बैटरी से करंट देगी ऐसे, ठीक है। देखिए इस केस में पहले हमारे पास A है और एक है हमारे पास क्या है, ठीक हो गया। देखो अगर हम पहला केस हमारे पास वही है, यदि A भी 0 B भी 0, हमने दोनों खोल दी, कुंजी है ना स्विच, ये भी स्विच हमने ऐसे खोल दी, ये भी खोल दी, तो हमने कनेक्शन बिल्कुल ब्रेक कर दिया, तो उस समय बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि आपने रास्ता ही रोक दिया उसका, ठीक हो गया। जब A भी कितना था 0 था, B भी कितना था 0 था, तो यू गॉट नो, यहाँ पर कोई आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, इनके बल्ब जलेगा ही नहीं, ठीक हो गया। दूसरी केस में आपने क्या करा, आपने A को क्या कर दिया 0, B को 1, आपने कहा मैं इसको क्या कर दूं, ऐसे रहने दूं, B को 1, B को मैं बंद कर देता हूं ऐसे, सेकंड केस में इसको निकाल दे, तो क्या हुआ फिर करंट को तो मिल जाएगा ना मार जैसे, पहले करंट ऊपर नहीं जाएगी लेकिन करंट ऐसे आ जाएगी, बल्ब जल जाएगा आपका, मींस यू गॉट आउटपुट दिया, आप आउटपुट प्राप्त कर लोगे, यू गॉट आउटपुट, ठीक हो गया। तीसरे केस में क्या है A1 B0, आपने इसको मिला दिया लेकिन इसको हटा दिया ऐसे, इसको फिर भी बल्ब जलेगा क्योंकि आप करंट का मार दिया ऐसे हो जाएगा, ऊपर से बल्ब आपको जलता हुआ मिलेगा, ठीक है। चौथा केस क्या बनेगा हमारे पास, दोनों 1 1 है, उस कंडीशन में करंट फुल फ्लो होगी तो उस कंडीशन में भी आपको आउटपुट प्राप्त होगा। तो इसमें भी हमारे पास कितने इनपुट होते हैं, दो। कभी सिंपल क्वेश्चन का कोड बनाने के लिए आता है तो आप इसे ठीक है। इसकी जो हमारे पास समीकरण बोलने इक्वेशन होती है, जो एंड ऑपरेशन होता है A B, A into A एंड ऑपरेशन B। सिंपल जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये होता है एंड ऑपरेशन A into B, ठीक है। कितने इनपुट इसमें होते हैं, 2, और एक आउटपुट प्राप्त करते हैं, ठीक हो गया, समझ में आ गया। सिंपल फिगर, इसका जो नोटिफिकेशन है खाली सिग्नल जो उसके होते हैं, और हमें इसके आधार पर क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल, ठीक है। ट्रूथ टेबल प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल ये बताता, कुछ नहीं बताता, पॉसिबिलिटीज बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इस केस में क्या होगा, देखिए सेकंड वाले केस में फिर वही बात आएगी, देखिए कितना बिट सिस्टम हम यूज करेंगे, इसमें कितने बिट हमारे पास हैं, 2 ही तो है ना, इनपुट 2 ही है, तो 2 की पावर 2 कितनी भी 4, वही 4 पॉसिबल केस बनेंगे A B Y। तो पहला केस क्या बनेगा, वही लिखते रहो अपने काउंटिंग, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक हो गया। अब इसका एंड ऑपरेशन हमारे पास क्या है, A into B का क्या है, तो 0 into 0 कितना होगा 0, यू गॉट नो आउटपुट, कोई आउटपुट प्राप्त नहीं करेंगे आप। दूसरे केस में 0 into 1 कितना होगा 0 होगा, 0 को 1 से गुणा करें 0 ही रहता है। थर्ड 1 into 0 कितना रहेगा 0, और 1 into 1 कितना रहेगा 1। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इस केस में हमें आउटपुट तभी मिलता है जब दोनों ही इनपुट में सिग्नल लगा होगा, जब दोनों ही इनपुट में क्या लगा होगा, सिग्नल लगा, उसी केस में हम आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। देखिए बाकी तीनों केस में हम कोई आउटपुट प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो एक ही केस में हम आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं कि जब दोनों ही हमारे पास इनपुट में सिग्नल लगा हुआ हो। इज इट क्लियर, ठीक है। इसका अगर आप फिगर बनाओगे इसको, देखो
ये है देखिए, ये देख रहे हैं इस केस में एक सीरीज में कब चलेगा बल्ब? जब दोनों ही ऑन होंगे। एक भी ऑफ होगा तो आपको कोई आउटपुट यहाँ पर बल्ब चलता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये हमारे पास है एंड ऑपरेशन। क्या है? एंड ऑपरेशन। दूसरा गेट हमारा नॉट गेट। नॉट गेट में ओनली वन इनपुट कंट्रोल। ये है एक इनपुट है तो y इक्वल टू इसका तो ऑपरेशन होता है y इक्वल टू a बार। क्या? a बार। एक ही इनपुट इस केस में होता है, ठीक है। नॉट में कितना ऑपरेशन होता है? अगर कहीं पर भी आपको a नॉट प्राप्त करना हो ना तो आगे कौन सा गेट लगा दो? नॉट गेट। कौन सा गेट लगा दो? नॉट में कुछ उसके आगे बबल से लगाना पड़ता है, नॉट गेट हो जाता है, ठीक है। इसमें कितने पॉसिबिलिटीज केस बनेंगे? 2 e पावर 1 इक्वल टू 2, ठीक है। इसकी ये हो गई, इसका इक्वेशन ये हो गया y इक्वल टू a बार। क्या हो गया? a बार। पॉसिबल केस देखिए क्या है, इसमें तो एक ही इनपुट है ना। पहले a 0 है तो y कितना हो जाएगा? 0 का बार, 0 का बिलोंग्स 1 नहीं है तो हाफ, हाँ है तो ये इसका एंड ऑपरेशन। इसके कौन सा ऑपरेशन है? नॉट गेट ऑपरेशन। तो 3 मूल गेट है, बाकी सारे गेट इनसे मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। इनके टेबल के बाकी सारे गेट इन्हीं से मिलकर के बनेंगे, ठीक है। जो इनमें से मुख्य जो गेट बनते हैं नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव और बाकी जितने सारे गेट हैं इन्हीं मूल गेट और प्लस नॉट, वो गेट हमारे कौन सा बनेगा? नॉर गेट बन जाएगा। और इसके बाद एनर्जी टू मास, मास टू एनर्जी। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन। आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा? E इक्वल टू mc स्क्वायर, रिलेटिविटी भी दिया। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, वैद्युस्टैटिकी की बात कर रहे हैं। तो मतलब जो आवेश यहाँ हम कहेंगे, आवेश, चार्ज, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा एक फील्ड है, एक ऐसा स्टैटिक फील्ड है। मतलब स्टैटिकी की बात कर रहे हैं, स्टैटिक है, मूविंग की बात नहीं कर रहे हैं। वो मूविंग होगा तो फिर उसके अंदर क्या आएगी? वेलोसिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। तो वहाँ पे डिफरेंट है। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक के द्वारा, मतलब विद्युत के द्वारा जो स्टैटिक फोर्सेस हैं उनकी बात हो रही है। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात भी होती है ना। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल भी अंतर है। अब स्टैटिक फोर्स किसके अंदर होगा? स्टैटिक फोर्स मतलब जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? वैद्युत तो ठीक है, इलेक्ट्रो कहां से आया? इलेक्ट्रॉन से। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी हम किसी भी पदार्थ की बात करते हैं तो उस पदार्थ में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसकी तो बात करते हैं। बात करते हैं उसके अंदर जाएंगे तो एंटी प्रोटॉन्स, एंटी न्यूट्रॉन्स, एंटी उसके जो एंटी कण हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन कैसे? नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर जो है इक्वल है। अगर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या जाएगा? इसीलिए तो उदासीन है ना। कोई भी का उदासीन क्यों है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन भी उतने ही है तो इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट बात करते हैं भी उदासीन है। किसी कंडक्टर की बात हो तो चलो धीरे धीरे बात करेंगे अभी। तो जब भी हम क्या करेंगे, कहीं से कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पहले तो है उसमें भाई, पहले तो है ना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर। हमने भी थोड़ी देर बात करी कि कोई भी पदार्थ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। अगर वो बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब कैसा, उसके अंदर कौन सा चार्ज का की अधिकता हो रही है? इलेक्ट्रॉन की, नेगेटिव चार्ज की, है ना। और यदि वहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पदार्थ से तो पॉजिटिव जा रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव की कुछ हम बात कर रहे हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की हम बात कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? वो इससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकली
चार्ज हो जा रहा है। नहीं तो पहले तो न्यूट्रल था, उदासीन था। जब उससे इलेक्ट्रॉन गए या उसमें से कहीं से आए तभी तो क्या हुआ, चार्ज हुआ। आवेश है, चार्ज है ये। व्हाट इज अ चार्ज? ये आवेश की हम बात कर रहे हैं। ये है क्या? बात इसे क्यों हो रही है क्या ये? है ना? तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? नहीं ये ना देखो, सोचिए इसमें थोड़ा दिमाग में सोचिए इसमें। जब आप सोचेंगे ना तो जरूर आपके दिमाग से क्वेश्चंस का आंसर खुद ही निकल जाएगा। जब सोचेंगे तभी निकलेगा, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे ना तो नहीं आएगा। आवेश, थेल्स ने, यूनान के साइंटिस्ट ने 1760 में उन्होंने इसी में यही देखा कि भैया ये आवेश है क्या। यूनान के जो बहुत बड़े साइंटिस्ट आपके दार्शनिक थे थेल्स, तो उन्होंने इसके बारे में बताया थेल्स क्या है क्या। उन्होंने क्या किया, आग्नोस को बिल्ली की खाल पर रगड़ा, छड़ को, आग्नोस की छड़ को एक्सपेरिमेंट किया ना उन लोगों ने आवेश के बारे में। नहीं तो ऐसे कहां से आ गया वही आवेश? तो देखा कि आग्नोस की छड़ कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई। आवेश उस पागल से मतलब बाहर से उसने चार्ज ले लिया उस छड़ में, बिल्ली की खाल से, बिल्ली की जो बाल थी उससे। ऐसे हमने कांच की छड़ को, है ना, उसको क्या कहते हैं, रब किया तो क्या हो गया, उसमें भी एक तरह का चार्ज आ गया। तो बात करते हैं है क्या चार्ज? चार्ज क्या है? एक प्रकार का एक गुण है पदार्थ का, जिससे क्या हो जा रहा है, वो उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ रही है कि वो क्या कर रहा है, किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का या फिर उसको प्रतिष्ठित करने का ऐसा गुण उसके अंदर आ रहा है। तो एक ऐसा जो गुण है वही क्या है, एक तरह का आवेश है। देखा तो नहीं, अनुभव कर रहे क्या है, एक नाभिक है, नाभिक है और इसके जो कक्षाएं होती हैं उनमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने ऑर्बिट्स में अपने अपने कक्षा पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी कह रही है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। और यहाँ अभी न्यूट्रल है, देखिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब कैसा है परमाणु, उदासीन है। तो प्रोटॉन तो जा नहीं सकता क्योंकि नाभिक ऐसे बलों से इसको टाइटली बॉन्डेड है, ऐसे पकड़े हुए हैं कि ये तो इलेक्ट्रॉन बाहर से है, फिर किसी के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, उसके नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन को निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान है। तो क्या होगा, अगर इसके सरफेस से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे आप सोडियम की और NaCl की बात करते हैं, है ना, सोडियम के परमाणु और क्लोरीन के परमाणु की बात करिए तो आसानी से क्या हो सकता है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन लास्ट 2 8 1 11 होता है परमाणु क्रमांक, तो 2 8 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। ऐसे क्लोरीन में से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकता है ताकि अपने ऑब्जेक्ट को पूरा कर निकल हो जाए, अक्रिय हो जाए, है ना। केमिस्ट्री में आप लोग देखते हैं तो वही चीज यहाँ पे आ रही है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी वही कहती है। तो इसमें यह है कि ये न्यूट्रल तभी है जब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, इक्वल है। तो आवेश में हमने बात की कि न्यूट्रल होने के लिए E नेगेटिव है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये चार्ज की बात करेगी, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, अगर ये प्रोटॉन है तो कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो अमाउंट होगी इसकी इतनी ही होगी 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। आवेश का मात्रा क्या होगा, कूलम। ठीक हुआ। अब इसे बात आती है कि आवेश का क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण होता है आवेश का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीन्स आवेश क्या है, क्वांटाइज्ड है। कहने का मतलब कि आवेश डिस्क्रीट नहीं है, एक जहां पर जो n है दैट इज
यहाँ पर 1/2 या पॉइंट वैल्यू इस तरह से नहीं होगी। एक कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, मतलब क्वांटाइज है आपका n इक्वल टू q इक्वल टू n। और q का जो मैंने आपको बताया क्या है, आवेश मात्रा क्या है इसका, ठीक है। अब इसी में आगे बात करते हैं, क्वेश्चन इस पर आता है आपका कैसा है, प्लस कितना है 6.4 into 10 to power minus 19 कूलम लिखिएगा, ठीक है। ये है क्यू है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी निकालनी है, कितने इलेक्ट्रॉन की। तो वी नो, हम क्या जानते हैं Q is equal to n, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कितने अधिक है या कितने कम है। तो n क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन E। Q is equal to n, बायोलॉजी वालों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैथ्स वाले तो उस पर कर लेते हैं, सो बायोलॉजी वाले विशेष में ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप लोग को समझने का प्रश्न है, क्योंकि क्वेश्चन आना ही आना है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, हमेशा आता है 1 मार्क्स का। Q is equal to n, n is equal to q upon e, तो q की वैल्यू रखिए 6.4 into 10 to the power minus 19 कूलम अपॉन 1 बटा 50 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम। तो काटिए, ये तो है, तो 16 को 64, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 4 इलेक्ट्रॉन तो आए, 4 इलेक्ट्रॉन तो आए। अब यहाँ पर थोड़ा सोचना है आप लोगों ने, सोचना क्या होता है, कमी या अधिकता। अभी हम थोड़ा जोड़ करेंगे, मैंने पहले देखिए क्यू क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है। पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की सारे मतलब किसी को देगा, इसका मतलब कमी यस, ध्यान देना, जल्दी मत करिए, सोच के होता है क्वेश्चंस का आंसर। अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी है, सीधी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे वहां से, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। अभी मैं आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या बह रहा है, आवेश, आवेश बह रहा है, मतलब क्या बह रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, असंख्य, ठीक है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इसका मतलब क्या दौड़ रहा है उसमें, आवेश बह रहा है। पानी तो एक तरह का करंट ही है, पानी फ्लो कर रहा है, क्या है, हम तो धारा कहते हैं, पानी को धारा नहीं कहते। फिर पानी बह रहा है, पानी के अंदर क्या हो रहा है, पानी को मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, अगर फ्लो कर रहे हैं डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर यूनिट टाइम, समय के हिसाब से जा रहा है, ठीक है ना, समय के हिसाब से। अभी हो सकता है अभी हमारा टाइम 0 था, यहाँ से था, कुछ समय के बाद यहाँ से हम पहुंच गया, एक समय के हिसाब से प्रोसेस फ्लो कर रहा है। तो आवेश प्रवाह की दर समझना है इसको, आवेश समझ में आ गया तो करंट भी, जब करंट आपको वहां पढ़ेगी बात कि हम करंट पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, विद्युत परिपथ पढ़ रहे होंगे, या फिर आपके अंदर Q अपॉन T, I is equal to Q अपॉन T। Q का क्या कहा आपने, कूलम, और T का क्या कहा आपका, सेकंड। तो ये क्या हो गया, कूलम पर सेकंड, क्या हो गया, एम्पियर, एम्पियर, कैसे लोड कर दिया, एम्पियर हो गया। कूलम पर सेकंड को क्या कह दिया, एम्पियर, मींस आवेश प्रवाह की दर क्या हो गई है, विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहता है, ठीक है। तो ये अब इसमें एक चीज और आती है आपकी, एम्पियर को कैसे परिभाषित करें, है क्या एम्पियर, एक एम्पियर किसे कहेंगे, 1 एम्पियर क्या है, हाँ, जब किसी परिपथ में एक कूलम आवेश इस हिसाब से ना, हम इस हिसाब से कहें 1 by 1 इधर लेके करेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि इस परिभाषा के हिसाब से अगर कहेंगे कि 1 सेकंड में किसी चालक तार में यदि 1 सेकंड में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसका मतलब जो धारा होगी कितनी होगी, 1 कूलम का अगर आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उस तार में धारा कितनी होगी। अगर फोर्स के रिस्पेक्ट में कहें तब एम्पियर कैसे कहेंगे, हम फोर्स की बात करते हैं,
मैं कहूं कि दो समांतर तार हैं, इन तारों में समान करंट I बह रही है और ये तार जो है 1 मीटर के तार मेरे पास सपोज मान के चलो ये 1 मीटर का आपका एक वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, सीधा तार है और इसमें I करंट बह रही है। तो अब इसमें एमीटर कैसे डिफाइन कराऊंगा? हाँ यस हाँ बोलिए कोई बात नहीं, जो डाले आ जाएगा। एक एम्पीयर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में रखे परस्पर 1 मीटर की दूरी पर दो समांतर तार पर प्रति एकांक नंबर में 2 × 10 की घात 7 न्यूटन का बल लगाती है। एग्जैक्ट। अगर ये क्या कर रही है, फोर्स कितना लगा रही है, 2 × 7 न्यूटन, ठीक है ना। यदि दो समांतर तारों में समान धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, निर्वात में या वायु में हमने रखा हुआ है, तो यदि इसके इन तारों के मध्य, अब ये जब बात वहां करते हैं, ठीक है ना, समांतर तारों के बीच अगर करंट बह रही होती है, अगर समान धारा बह रही है तो रिपल्सन होगा या होगा, विपरीत दिशा में बह रही है, इसीलिए तो क्या करते हैं, जब वायर में बहती है तो इंसुलेटर से बांध देते हैं। ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, दो समांतर तार का बह रही होता है, आपने देखा होगा जो एस्बेस्टस का वायर होता है, उस एस्बेस्टस के वायर से क्या करते हैं, दोनों तारों को बाहर ताकि वो आपस में ना आ जाए, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, जो -7 का फोर्स लग रहा है, यही 1 एम्पीयर होगा। यही क्या होगा, यदि इतना फोर्स लगा हो 1 मीटर वायर में जो कि 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं और इस तरह से उसमें समान धारा प्रवाहित हो रही हो निर्वात पर रखे तारों के बीच में, तो जो फोर्स लगा होगा उनके बीच में 2 × 10 जो लगा हो, तो कितना धारा प्रवाहित हो रही होगी उसमें, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित का नियम दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे सपोज हमारे पास में एक Q1 आवेश है और दूसरा Q2 आवेश है और ये दोनों क्या है, R दूरी पर एक दूसरे से R दूरी पर है, बात कर लेते हैं यहाँ पे R दूरी पर है, तो इनके बीच में क्या होगा, एक वैद्युत बल लगेगा। अब देखिए आकर्षण या प्रतिकर्षण इसलिए है क्योंकि हम पहले चार्ज की बात कर चुके हैं, क्योंकि अगर समान आवेश है तो समान आवेशों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। भाई समान चार्जेस चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे धनात्मक आवेश हो चाहे ऋणात्मक आवेश हो, उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। यदि अपोजिट चार्जेस हैं, एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस यही चीज कही गई है, कूलॉम के नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम में यही अंतर है। गुरुत्वाकर्षण में क्या है, केवल आकर्षण का ही बल होता है। क्यों, हेवनली बॉडीज हैं, कैसी बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं। ऐसे हमारे पर अंतरिक्ष में ऐसे कोई पिंड है, दो पिंडों के बीच की बात कही गई है, दो पिंडों के बीच की बात है, यहाँ पर आवेशों के बीच की बात कही गई है। वो आवेश बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, और वो पिंड भी बहुत, या आवेश बहुत दूरी पर भी हो सकता है, बहुत निकट भी हो सकता है। मीन्स परमाणु के बीच की दूरी भी बात कर सकती है, 10 की घात -13 या 10⁻12 की बात भी कही जा सकती है, या फिर बहुत बड़े पिंडों की बात भी यहाँ पर कही जा सकती है। तो ये फोर्सेस कैसे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे हैं, उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है। कितना गुना ज्यादा है, अगर मैं बात करूं दो प्रोटॉन के बीच की बात करूं, प्रोटॉन के बीच की बात करूं, तो कितना गुना ज्यादा है उससे, 10 की घात 36 गुना ज्यादा है। किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। अगर इलेक्ट्रॉन की बात कही जाए तो 10 की घात 43 गुना ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, पावरफुल है। क्योंकि इनको तोड़ना ना, इस फोर्स को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत कठिन है, मतलब इतना फोर्स चाहिए हमको इनको तोड़ने के लिए। तो इन्होंने क्या कहा, कूलॉम ने, इन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह से दो आवेशों को R दूरी पर रखें तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण that F is proportional to Q1 into Q2 आवेशों के गुणनफल के और F is proportional to 1/r²। इनके बीच की दूरी के वर्ग है। यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, ये F is inversely proportional to, हाँ, यस,
कौन सा लग रहा है? नहीं F is proportional 1 upon R square। ये जो बात कही गई है कौन सी कही गई? ये तो ठीक है, F is proportional to Q1 Q2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये क्या है? व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। यहाँ पर ध्यान, व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। सर समझ करें। हाँ, तो देखिए, this means F is directly proportional to Q1 Q2 over R square। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आया सर है। एक चीज वन मोर कैपिटल डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। सर अब बात ये उस पर वो आप नेक्स्ट में करना। Yes, sir। एयर में this is small q, दैट्स राइट। this is small q, not capital T, okay? So F is equal to K is what? 1 This one is K, नोट करो नोट। this is K, K क्या है? ये क्या है? माध्यम का परावर्तन, डायरेक्टली कांस्टेंट, किसी माध्यम का परावर्तन। निर्वात वायु में कितना लेते हैं K की वैल्यू? 1। दैट्स Q1 Q2 over R square। Okay? 1 upon 4 epsilon 0 K Q1 Q2 over R square। This is the force। अब फोर्स में कैसा होता है? फोर्स कैसा है? फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कैसा है? सदिश है, तो फोर्स भी कैसा होगा? सदिश ऑब्वियस है। तो इसलिए इसका मतलब किस पर डिपेंड करेगा? ये सदिश होगा, इसकी दिशा होगी। ठीक है? यहाँ पर एक आवेश की क्या होगी? दिशा। प्लस से माइनस, मतलब ये जो आपका अगर इसको नेगेटिव है, यहाँ पर आपकी रिपल्सन की दिशा कहाँ हो गई? बाहर। क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो फोर्स की दिशा कहाँ होगी? बाहर की। ये डायरेक्शन दिखाएगा। इसलिए जो फोर्स आपका आएगा दैट विल बी इन वेक्टर फॉर्म। समझ करेंगे। ठीक है? तो टुडे इतनी बात करेंगे।